नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे हैं, बहुत अच्छे से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। तो अपनी 75 डेज़ की सीरीज़ जो चल रही है, उस सीरीज़ में आप लोग टाइम टेबल के हिसाब से तो काम कर ही रहे हैं। साथ ही साथ क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि मैं आप लोगों को कुछ वीडियोस भी साथ साथ प्रोवाइड कराऊं, जिससे कि आप लोगों को फ़ायदा आपको भी हो, फ़ायदा मुझे भी हो। ठीक है, हमारी रीडिंग स्किल्स अच्छी हों और किताबों से हमारा ज़्यादा कनेक्शन बने, किताबों के माध्यम से हम ज़्यादा पढ़ें। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के अंदर हम शुरू करने जा रहे हैं NCERT हिस्ट्री की सीरीज़, जिसके अंदर हम कक्षा छठी के इतिहास से स्टार्ट करते हुए कक्षा 10वीं के इतिहास तक जाएंगे। चैप्टर वाइज हिस्ट्री को पढ़ेंगे हम, बिल्कुल बेसिक से छठी क्लास के बच्चों को जो हम पढ़ाते हैं वहाँ से लेकर और 10th क्लास के बच्चों को जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है वहाँ तक हम हिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं। डायरेक्ट NCERT की बुक से हम लोग रीडिंग करने वाले हैं। हम कोई भी दिखावा नहीं करने वाले हैं, किसी भी तरीके का ढोंग हम नहीं करने वाले हैं। जो किताबें हमें बताती हैं, जो सरकारी किताबें, जो NCERT हमें बताती हैं, हम उसी चीज़ को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और धीरे धीरे इतिहास के बारे में जानेंगे, कड़ियों को एक दूसरे से जोड़ेंगे और किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हुई हमारे साथ, हमारा पास्ट कैसा था, उस चीज़ के बारे में जो है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट हम कहाँ से करने वाले हैं दोस्तों? स्टार्ट हम करेंगे अध्याय 1, कब, क्या, कब, कहाँ और कैसे। पास्ट के बारे में हम जान रहे हैं, तो हम ये जानना पड़ेगा हमें क्या हुआ था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था। आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक आरंभिक नगर कैसे थे, हमें किताबें और कब्रें क्या बताती हैं। राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य कैसा है, नए प्रश्न और नए विचार। अशोक के बारे में हम जानेंगे, एक ऐसा सम्राट अनोखा जिसने युद्ध का त्याग किया। खुशहाल गांव, समृद्ध शहर, व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री, नए साम्राज्य और राज्य, इमारतें, चित्र तथा किताबें। ये छठी क्लास का सिलेबस है, 6th क्लास NCERT हिस्ट्री का सिलेबस है, जिसको आज हम पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अध्याय 1 की हम बात करते हैं। और अध्याय 1 का क्या, कब, कहाँ और कैसे। राशिदा का सवाल। NCERT पढ़ोगे ना तो आप लोगों को पता लगेगा कि हर चैप्टर के अंदर आपको ऐसे नाम दिए गए हैं, कुछ कैरेक्टर दिए गए हैं जो क्वेश्चंस पूछते हैं और फिर उन क्वेश्चंस का आंसर NCERT के हिसाब से हम पता लगाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए बेस्ट NCERT को सबसे बेस्ट माना जाता है। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने से पहले आपको NCERTs को जरूर रीड करना चाहिए। उसके बाद आप बाकी लुसेंट हो गई, किरण पब्लिकेशन है, किसी भी किताब के ऊपर आप बाद में जा सकते हैं। रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह, नज़रें जो है एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले वहाँ पर लिखा हुआ था। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने सालों पहले क्या हुआ होगा। उसका क्वेश्चन ये जायज़ था, कोई भी ये सवाल करेगा बच्चा तो कैसे पता लगाएं। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, आप रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जो उस समय की स्मृति हो, जिसे उस समय का याद हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों यानी कि शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन कौन सी कहानियाँ सुनते थे, कौन कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। ये सारी चीज़ें हम पता कर सकते हैं। लोग कहाँ रहते थे। नेक्स्ट अभी मैप दिया गया है, उस मैप के अनुसार नर्मदा नदी का पता जो है वो हमें लगाना है। कई लाख साल पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं, नर्मदा नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले स्टार्टिंग लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों और जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। जानवरों का शिकार भी किया करते थे। अब हम उत्तर पश्चिमी की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाना है। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 साल पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया था। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू कर दिया था। ये लोग गांव में रहते थे।
ठीक है। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। ठीक है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये सुलेमान वाला एरिया हो गया, किरथर वाला एरिया जिसको हमें पता लगाना था, सुलेमान किरथर। ये सिंधु नदी हो गई हमारी। ठीक है, ये यहाँ पर झेलम नदी हो गई, चेनाब नदी है, रावी नदी है, सतलुज नदी है, व्यास नदी है। ठीक है, ये यमुना नदी इधर आ रही है, ये चंबल आ रहा है इधर, ये सोन नदी आ रही है, ये गंगा नदी आ रही है, ये गारो पहाड़िया, ब्रह्मपुत्र नदी, ये गंगा नदी इधर तक फैली हुई है, ये हिमालय वाला एरिया हो गया। ठीक है, ये गोदावरी नदी है, ये कृष्णा नदी है, तुंगभद्रा नदी है। तो इस तरीके से हमें मैप को भी थोड़ा सा देखना चाहिए। ठीक है, मानचित्र पर सिंधु और इसकी सहायक नदियों को पता लगाने का प्रयास करो। सिंधु और उसकी सहायक नदियों का पता लगाने की कोशिश करो। तो देखते हैं सिंधु नदी हमारी कहाँ पर है भाई। ये देखिए सिंधु नदी ये रही, सिंधु नदी की सहायक नदी सतलुज नदी हो गई है, आगे रावी नदी हो गई है, चेनाब नदी हो गई है, झेलम नदी हो गई है। इस तरीके से हमें ये पता लगाना था। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 साल पहले इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे और समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ। ठीक है, इधर दिया हुआ है मानचित्र। एक दक्षिण एशिया आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया समुद्रों से, पहाड़ियों, पर्वतों से बटा होने के कारण इसे प्राय उपमहाद्वीप कहा जाता है। दक्षिण एशिया को उपमहाद्वीप कहा जाता है। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान जिसको बिहार में नाम से जाना जाता है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने हमेशा ही उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की है। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर ये भी यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। इसलिए कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावशक भी यात्रा किया करते थे और इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? एक बार फिर से मानचित्र एक को देखना पड़ेगा। पहाड़ियाँ, पर्वत, समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से कुछ भी लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों ने इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध बनाया और कई सौ वर्षों के लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए नई तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृति में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाना है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस या फिर इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी हुई पुस्तकों को ढूंढना या पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट जिसको आप कहते हैं, शब्द लेटिन में मेनू जिसका अर्थ हाथ है से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्रों और हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी गई है। ये मनुस्क्रिप्ट जो है वो कुछ इस तरीके की होती हैं।
इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियां मानुस्क्रिप्ट को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई, फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों और राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषय को चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिले हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर और धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर स्तरों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक और अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों में भी अपने कार्यों के विवरण को उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। इसके अलावा अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों और मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों, जैसे कि ये बर्तन है, देखिए यहाँ से प्राचीन टाइम से प्राप्त हमें बर्तन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। 4700 वर्ष पूर्व होता था पुराना चांदी का सिक्का आप लोग देख रहे हैं। इस तरह के सिक्के लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ करते थे, जो आज भी प्रयोग हम सिक्कों में, यह सिक्का कैसे भिन्न है ऐसा देखो। सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी, कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर और जल्दी नष्ट होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। पांडुलिपियों या मनुस्क्रिप्ट अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का यूज़ करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होने के अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। क्या हमें इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया, जहां अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों के जीवन, शिल्पकारों से जीवन से बहुत अलग था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके और फल फूल के संग्रह प्राप्त करके करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक और पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्वों की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है। अगर कोई हमसे तिथि के विषय में पूछे तो हम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 के वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व, ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। अंग्रेजी में BC, बिफोर क्राइस्ट, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों में पहले AD, एनो डोमिनी, हिंदी में ई लिखा पाते हो। यह एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है और इसका मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग भी होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCA का E का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है।
भारत में तिथियों के रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व स्टार्ट हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर, प्रेजेंट, वर्तमान से पहले है। अन्यत्र, जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर स्तरों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इनमें कई अभिलेख कई सौ वर्ष पुराने लिखे गए हैं। अभिलेखों में लिपि और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह भी कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था, इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। इस प्रकार अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश में मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। ये इस तरह की लिपि है वो। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नाम का एक कस्बा है। यहाँ के से एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 विभिन्न भाषाओं तथा लिपियों, यूनानी और मिस्री लिपियों के 2 प्रकारों में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिश्रित संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो, यहाँ एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। यहाँ देखिए, एल अक्षर के लिए शेर और चिड़िया के चित्र यहाँ पर बने हुए हैं। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किन के लिए प्रयुक्त हुए हैं तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सकते हैं। तो ये हमारे इसके अंदर कुछ एक्सरसाइज दी हुई हैं चैप्टर के बाद, और ये एक्सरसाइज करने की ज़रूरत हमें नहीं है। इसके बाद हमारा आता है अध्याय 2, जो कि है आकेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादक तक, कैसे खाने को जमा किया जाता था और कैसे भोजन को उत्पादन भोजन का किया जाता था। तो ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, चैप्टर नंबर 2 क्लास 6 NCERT। तो ये था चैप्टर नंबर 1, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे दोस्तों चैप्टर नंबर 2। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।